अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम आपके चैनल डायमेंशनल फिजिक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशन क्लास 11 फिजिक्स। टॉपिक है जी सिंपल पेंडुलम। स्टूडेंट, जैसा कि नाम से ही है सिंपल पेंडुलम, सादा पेंडुलम, तो आज का हमारा टॉपिक भी बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही आसान, बड़ा ही सादा टॉपिक है। ठीक है जी। 2-3 पॉइंट्स की कन्फ्यूजन अक्सर बच्चों को रहती है कि सिंपल पेंडुलम में हम ये कंपोनेंट रिजॉल्व कैसे करते हैं, ये आर्क और ये स्ट्रेट लाइन कैसे बराबर हो जाती है, थीटा स्मॉल क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, इन सब के आंसर्स आपको इस वीडियो लेक्चर में मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले मार्क कर लें, नोट कर लें, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और इवन के MCQs के लिए भी। तो ये कंप्लीट पैकेज है आपके लिए। टॉपिक का करते हैं स्टार्ट। नेम है जी सिंपल पेंडुलम। ठीक है जी, आपने इसको बेसिक लेवल पर भी पढ़ा है, अब आप इसको थोड़ा सा ज़रा हायर लेवल पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ज़रा आज डेरिवेशन ज़्यादा होगी, मैट्रिक में आपने कभी इतनी डेरिवेशन नहीं की। तो सिंपल पेंडुलम क्या होता है स्टूडेंट? एन आइडियल सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल हैवी mass suspended by weightless flexible and inextensible string fixed with frictionless support and medium। स्टूडेंट्स, सादा फर्जी सिंपल पेंडुलम, यहाँ पर बात हो रही है आइडियल सिंपल पेंडुलम की। आइडियल मीन के रियल लाइफ में ऐसा अटेन करना इंतहाई मुश्किल, पॉसिबल नहीं है। ठीक, बट हम यूँ समझे कि जैसे हम कहते हैं कि हमने एयर फ्रिक्शन निगलेक्ट की हुई है, फ्रिक्शन लॉसेस या एयर रेजिस्टेंस निगलेक्ट है, तो उसी तरह आज हम आइडियल कंडीशन ले रहे हैं। ठीक है, विदाउट लॉसेस। तो एन आइडियल सिंपल पेंडुलम, जो फर्जी सिंपल पेंडुलम है, वो किस पर कंसिस्ट होता है? स्मॉल हैवी मैस, जिसे हम बॉब ऑफ पेंडुलम कहते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? बॉब। ठीक है, ये जो स्मॉल हैवी मैस है, ये क्या है हमारे पास? बॉब ऑफ पेंडुलम। ठीक है, सस्पेंडेड बाय अ वेटलेस फ्लेक्सिबल। अब ये जो स्ट्रिंग है ये वेटलेस होनी चाहिए, तो हम लेस वेटलेस वाली जो स्ट्रिंग है वो क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। अब इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग रियल लाइफ में अटेन करना पॉसिबल नहीं है, तो हम लेस एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। फिक्स विद फ्रिक्शनलेस सपोर्ट एंड मीडियम। ये जी हमारे पास फ्रिक्शनलेस सपोर्ट और मीडियम है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ पेंडुलम क्या है जी? बॉब। और ये जो हमारे पास फिक्स्ड और फ्रिक्शनलेस सपोर्ट है, इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास लेंथ ऑफ पेंडुलम है। मैस m है। ठीक है, और ये जो पेंडुलम है जब ये अपनी मीन पोजीशन पर होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब ये पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन पर है कि हमने इसे डिस्टर्ब नहीं किया, हमने इसको जो है मीन से एक्सट्रीम पर डिस्प्लेस नहीं किया, तो इस वक्त टेंशन और वेट इक्वल हैं। ठीक है, टेंशन और वेट बराबर हैं। ठीक हो गया, ये पॉइंट अभी मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ। तो आगे देखें, एक्सप्लेनेशन क्या है जी? कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैस m अटैच विद द एंड ऑफ लाइट वेट स्ट्रिंग। ठीक है जी, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ बॉब इज कॉल्ड लेंथ ऑफ पेंडुलम। पेपर में शॉर्ट आ सकता है कि डिफाइन लेंथ ऑफ पेंडुलम, तो आप क्या लिखेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ बॉब इज कॉल्ड लेंथ ऑफ पेंडुलम। आगे देखें, व्हेन पेंडुलम इज डिस्प्लेस from its mean position by angle theta then it performs simple harmonic motion about mean position। कहते हैं कि अगर हम इस पेंडुलम को, पहले मैंने क्या कहा? मीन पोजीशन पर था। जब मीन पोजीशन पर था तो वेट कहाँ था? डाउनवर्ड। टेंशन कहाँ थे स्ट्रिंग में? अपवर्ड। दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट। तो हम लिख सकते हैं कि इस केस में तो हमारे पास कंडीशन थी, यहाँ ऊपर लिख लेता हूँ कि टेंशन माइनस वेट इज इक्वल टू 0। या हम लिख सकते हैं टेंशन इज इक्वल टू वेट। ठीक है जी, और वेट कितना था? mg, मीन के mgt के बराबर था। ठीक, बट जैसे ही हमने इसे मीन से, ये जो इसका मीन था, मीन से हमने इसको डिस्प्लेस किया कहाँ पर? एक्सट्रीम पर। ठीक है जी, जब हमने इसे एक्सट्रीम पर डिस्प्लेस किया तो उसने एंगल क्या बनाया? थीटा। ठीक है जी, और इसने जब एंगल थीटा बनाया तो फिर ये अपने एक्सट्रीम से कहाँ आया? मीन पर। ड्यू टू रिस्टोरिंग कंपोनेंट कैसा है वो डिस्कस करते हैं। फिर अनदर एक्सट्रीम, फिर मीन, तो इसने सिंपल हार्मोनिक मोशन, टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करना शुरू कर दी।
बट आपने पढ़ा होगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है, टू एंड फ्रो मोशन जो है, वो हम स्ट्रेट लाइन मोशन जो है परफॉर्म करते हैं। बट यहाँ पर तो ये कर्व्ड लाइन बन रही है, इसलिए इस कर्व्ड को जो है वो हम थीटा इतना स्मॉल लेते हैं कि ये कर्व्ड लाइन एक स्ट्रेट लाइन बन जाए। बात समझ रहे हैं? ये आगे जाके अभी पॉइंट एक्सप्लेन भी करूँगा मैं। तो यहाँ तक जी ओके। अब आगे देख लें इस डायग्राम को। तो हमने क्या किया, मीन से एक्सट्रीम पर इसको डिस्प्लेस किया, बॉब ऑफ पेंडुलम को। जब हमने इसे डिस्प्लेस किया तो वेट अगेन इसका कहाँ था, डाउनवर्ड। बट अगर अब आप देखें तो वेट जो है और जो टेंशन है अब इनके दरमियान 180 का एंगल नहीं है। यहाँ पर एंगल कितना था अगर आप देखें, इक्वल एंड ऑपोजिट। अगर मैं इस एंगल की बात करूँ ना, ये वाला एंगल, ये एंगल, ये कितना था, 180 डिग्री। तब तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे। अब ये टेंशन है, वेट इधर है, तो हमें तो वेट को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले तो ज़रा चलते हैं बेसिक कंसेप्ट पे कि हम कंपोनेंट को रिजॉल्व कैसे करते हैं। देखिए आप बेसिक लेवल पर पढ़कर आए कि हमारे पास अगर कोई कार्टियन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है जी, और ये वाई एक्सिस है, और इस पर कोई फोर्स है एफ, ठीक है जी, ये फोर्स एफ वेक्टर है। तो हम क्या करते थे, अगर ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल कितना बनाती थी, थीटा, तो हम इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करते थे। थीटा के सामने वाला कंपोनेंट होता था परपेंडिकुलर कंपोनेंट एफ वाई, जो कि होता था एफ साइन थीटा, ठीक है जी, और वो कंपोनेंट जो वेक्टर के साथ एंगल बनाता था वो होता था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कॉस ऑफ थीटा। अब यही प्रिंसिपल हमने यहाँ पर इस्तेमाल करना है। पहले तो ज़रा देखें कि आपने एक बात याद रखनी है कि ये मैथ का रूल है कि अगर आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं और उन दो पैरेलल लाइंस जो हैं किसी एक दूसरी लाइन से कट हो रही हैं। मैं आपको इधर ड्रा करके दिखाता हूँ, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है जी, और एक लाइन इन्हें जो है वो यहाँ से क्या करती है, कट करती हुई गुजर जाती है। तो जितना एंगल ये बनेगा थीटा, उतना एंगल ही ये बनेगा हमारे पास थीटा। ओके जी, तो अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। अब मैंने कहा था थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, तो वेट के सामने वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा होगा, एम जी साइन थीटा। और मैंने कहा था थीटा के साथ जो कंपोनेंट एंगल बनाएगा, यानी कि हमारा यूँ समझे रिजल्टेंट है, उसके साथ जो कंपोनेंट एंगल थीटा बनाएगा वो कौन सा होता था, हॉरिजॉन्टल। तो भाई ये थीटा है, ठीक है, ये हमारा क्या है, मेन कंपोनेंट, रिजल्टेंट कंपोनेंट। तो इसके साथ ये वाला कंपोनेंट एंगल बना रहा है, तो ये कौन सा कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा। तो अब इस डायग्राम को ज़रा गौर से देखना है, ये टेंशन है अपवर्ड और ये डाउनवर्ड क्या है जी, एम जी कॉस थीटा। इसको मैं ज़रा ये ले ली, टेंशन अपवर्ड, एम जी कॉस थीटा, डाउनवर्ड, इक्वल एंड ऑपोजिट। इसका मतलब इस केस में इधर ज़रा फोकस रखें कि एम जी कॉस थीटा किसके इक्वल है, टेंशन के। भाई अब वेट का एक कंपोनेंट तो टेंशन के बराबर है, बट एक कंपोनेंट ऐसा है जिसकी डायरेक्शन कहाँ है, टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, और यही काज है किसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की, ठीक है जी। तो देखें यहाँ पर ये जो कंपोनेंट है एम जी साइन थीटा, अगर मैं इसको इधर उठाकर इधर ड्रा कर लूँ, ठीक है, पैरेलल वेक्टर सेम डायरेक्शन, ठीक है जी, इस कंपोनेंट को मैंने उठा के इधर ड्रा कर लिया, तो उसकी डायरेक्शन कहाँ है, एम जी साइन थीटा इफेक्टिव कंपोनेंट है, और ये वो कंपोनेंट है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, जो बॉब ऑफ पेंडुलम को एक्सट्रीम से कहाँ लेकर जा रहा है, मीन की तरफ, ठीक है जी। इसकी डायरेक्शन हमारी अप्लाइड फोर्स के ओपोजिट है, रिस्टोरिंग कंपोनेंट है, तो हम लिख लेंगे रिस्टोरिंग फोर्स, यानी कि जिसे हम एफ आर लिखते हैं, वो किसके बराबर होगी, माइनस एम जी साइन थीटा इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम। ओके जी, और इसे मैंने नाम दे दिया बच्चों इक्वेशन 1 का, ठीक। अब इस डायग्राम में कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसा कि अगर आप देखें कि एक्सट्रीम से मीन तक ये जो आर्क है वो आर्क कितनी है, ओ ए एस, ठीक है, ओ ए लिख लें या ओ ए की जगह एस भी लिख सकते हैं। और अगर मैं स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस लूँ, ठीक है, एक्सट्रीम से मीन पर, तो वो कितना आ रहा है, एक्स, और इसे हम क्या कहते थे बच्चों, एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम आइदर साइड ऑफ इट्स मीन पोजीशन। ओके, और लेंथ ऑफ पेंडुलम मैंने शुरू में बता दिया, एल है, टी टेंशन है, ठीक है जी। तो ये बातें आपको सारी की सारी पता है। अब
जो आगे की बात बड़ी इंपॉर्टेंट कि भाई जब रिस्टोरिंग फोर्स परफॉर्म होगी तो बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ वी नो दैट F इज इक्वल टू एम ए, एंड बाय कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशन रिस्टोरिंग फोर्स और F इज इक्वल टू एम ए, तो एम में किसके बराबर आ जाएगा माइनस एम जी साइन थीटा, एम से एम कैंसल, तो एक्सेलरेशन आ गई हमारे पास माइनस जी साइन थीटा, माइनस जी साइन थीटा। अब वो जिक्र आ रहा है जो मैंने शुरू में कहा था कि इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, जरा फोकस करना है, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल वी से दैट साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। पहली बात तो बच्चों कैलकुलेटर निकालें और साइन जो है वो जीरो पे कैलकुलेट करें, ठीक है। जब थीटा जीरो है तो साइन जीरो पे क्या आएगा 0 डिग्री, ओके। फिर कैलकुलेट करें साइन 1 डिग्री, ठीक है जी। जब थीटा 1 है तो साइन कैलकुलेट करें कितना 1 डिग्री, आपके पास मिनिमम वैल्यू आएगी, कंपैरेटिवली इक्वल वैल्यूज आएंगी एंगल की और साइन ऑफ एंगल की वैल्यूज क्या आएंगी इफेक्टिवली कंपैरेटिवली इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि अगर थीटा बहुत ज़्यादा स्मॉल है, ठीक है, यानी कि अगर ये बॉब बिल्कुल क्या आ जाए इसके करीब, तो ये कर्व्ड लाइन पाथ जो है ये क्या बन जाएगी एक स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक हो गया। तो देखें कि इफ थीटा इज वेरी स्मॉल साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा देन आर्क ओ ए, जो आर्क ओ ए है एक्चुअली में ये आर्क ओ ए क्या है एस, तो भाई ये एस अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाएगा एक्स के, ये एस कर्व एक्स स्ट्रेट लाइन एक्स के इक्वल हो जाएगी, ठीक। तो ये कंडीशन याद रखनी है कब, जब साइन थीटा किसके इक्वल है थीटा के। तो इस फार्मूले को देखें, अब साइन थीटा की जगह मैं क्या रिप्लेस कर रहा हूँ थीटा, तो a इज इक्वल टू माइनस जी थीटा, a इज इक्वल टू माइनस जी थीटा। सो अब आप देखें चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन में, अगर मैं सिंपल पेंडुलम को यहाँ से ऐसे घुमाऊँ पूरा, आप समझे कि एक सर्कल क्या कर रहा है, ये परफॉर्म कर रहा है, ठीक है 360, तो ये वाला जो हिस्सा है इसका, ठीक है, ये सारे की सारी लेंथ, अब भाई ये लेंथ तो इसका रेडियस है, ठीक है, और ये आर्क जो एस थी वो अब एस के इक्वल हो गई है। तो आपने रिलेशन नहीं पढ़ा था कि एस इज इक्वल टू आर थीटा, रेडियन के लिए हमने इससे पहले रिलेशन यूज़ किया था, ठीक, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसे हम कहते हैं, एस इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। सो एस आर्क एस के अब एक्स के इक्वल हो गया, जो हमारा एस था वो एक्स के इक्वल हो गया, तो एस रिप्लेस हो गया एक्स से और आर एल से, तो थीटा आ गया एक्स ओवर एल। तो ये जो थीटा है इस थीटा की जगह पर हमने पुट कर दिया ये थीटा की जगह पर एक्स ओवर एल, तो a इज इक्वल टू माइनस जी एक्स ओवर एल, ओके जी। फिर अब आप देखिए स्टूडेंट कि इक्वेशन 3 बिकम, ये जो हमारी इक्वेशन 3 है अब ये क्या बनेगी, a इज इक्वल टू, रीअरेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा, माइनस जी ओवर एल को सेपरेट कर लिया, x को सेपरेट, भाई क्यों किया, अगर आप रिजल्ट याद करें SHM एंड UCM का फाइनल रिजल्ट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में हमने प्रूव किया था कि a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक। तो मैंने इससे कंपेयर करना है इस इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन 4 ये 5, कंपेयर 4 एंड 5, देखें इधर भी a इधर भी a, तो ये वाली साइड से बराबर होनी चाहिए, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस जी ओवर एल इंटू एक्स। तो भाई यहाँ से एक तो x क्या हो गया कट गया, माइनस से माइनस कट गया, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी एल, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ओमेगा आ जाएगा अंडर रूट जी एल। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आ गया हमारे पास, पेपर में एमसीक्यूज आ सकता है अंडर रूट जी ओवर एल, ठीक है जी। और ये अगर आपको याद हो तो मैस स्प्रिंग सिस्टम में एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारे पास आई थी ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के ओवर एम, ओके, ठीक। तो देखें टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, भाई एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई है तो इंतहाई आसान, ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ, ठीक है, तो 2 पाई एफ किसके इक्वल होगा अंडर रूट जी ओवर एल, तो इधर से 2 पाई से डिवाइड कर दे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, तो लीनियर फ्रीक्वेंसी आ गई 1/2 पाई अंडर रूट जी ओवर एल, ठीक है जी, अंडर रूट जी ओवर एल, ओके जी। सिमिलरली टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन वन वाइब्रेशन t इज इक्वल टू 1/f, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है टाइम पीरियड, तो t इज इक्वल टू 1/f। तो ये जो रिलेशन है ये 1/2 पाई, जब रेसिप्रोकल लेंगे तो बनेगा 2 पाई, और अंडर रूट जी ओवर एल का रेसिप्रोकल बनेंगे तो ये लेगा अंडर रूट एल ओवर जी, तो टाइम पीरियड आ जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। याद रखना है, नोट करने
कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ अ पेंडुलम and value of acceleration due to gravity, but time period of simple pendulum is independent of mass. mass पर डिपेंड नहीं करता। mass पर अगर पेपर में कोई शॉर्ट आ जाता है, जैसा कि आपका एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन है कि अगर हम mass ऑफ बॉब इंक्रीज कर दें 2 टाइम्स या डबल कर दें, तो बताएं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम पर क्या इफेक्ट होगा। टाइम पीरियड रिमेन्स अनचेंज, ठीक है, इसको कोई इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एल एंड वैल्यू ऑफ जी ओनली। ओके, ये पॉइंट नोट कर लेना है। फिर टॉपिक को एंड करते हैं और उसके साथ एक छोटा सा आपके पेपर में एमसीक्यूज आ सकता है, शॉर्ट आ सकता है टॉपिक, ठीक है जी। सेकंड पेंडुलम क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय सेकंड पेंडुलम। स्टूडेंट्स नोट कर लें, अब पेंडुलम whose टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड, ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड हो। अब टाइम पीरियड क्या था, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन 1 वाइब्रेशन। मीन से एक्सट्रीम पर गया, एक्सट्रीम से मीन पर आया, मीन से एक्सट्रीम फिर कहाँ आया, वापस मीन, तो ये इसे हम कहते हैं 1 वाइब्रेशन या 1 ऑसिलेशन, ठीक। तो अगर उसको इतना ये काम टास्क परफॉर्म करने में 2 सेकेंड्स लगें, जिसका टाइम पीरियड क्या हो 2 सेकेंड, तो उसे हम कहते हैं सेकंड पेंडुलम। तो अगर टाइम पीरियड 2 सेकेंड है तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी भाई, फ्रीक्वेंसी अभी बताया कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, एफ इज इक्वल टू 1/t, तो 1/2 कितना आ जाएगा 0.5 हर्ट्ज। तो नोट कर लें, सेकंड पेंडुलम की पेपर में एमसीक्यू आ सकता है, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी हमारे पास 0.5 हर्ट्ज। और ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं t इज इक्वल टू 2.√L/g, अगर आप यहाँ पर भी स्केयर लें, यहाँ पर भी स्केयर लें, तो t स्केयर आ जाएगा 4π² L/g, g को इधर मल्टीप्लाई कर दें, gt² 4π² इज इक्वल टू L आएगा। और अगर आप सारी वैल्यूज पुट करेंगे इसमें सेकंड पेंडुलम के अकॉर्डिंग, तो लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसका आंसर आता है 99.2 सेंटीमीटर। कितना आता है लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम, 99.2 सेंटीमीटर। तो ये था जी हमारा आज का वीडियो लेक्चर। अगर लेक्चर पसंद आया तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।